Good morning, all of you. In this part of mechanism of organic reaction, we will discuss about the different arrow notations which are used during the mechanism of the organic reactions. We will also discuss about the different type of bond breakage that called the bond fission and the different type of reagents which are generally involved during the mechanism of the reactions, means the electrophile and the nucleophile. So first of all, we will see about the different type of arrow notations which are generally involved, which are generally used during the different mechanisms or the different mechanism or the different reactions or the different properties of the chemistry. आपके जो डिफरेंट एरोज होते हैं वो अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग सेंस प्रोवाइड करते हैं. जो डिफरेंट एरोज होते हैं वो अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग सेंस प्रोवाइड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपके पास फुल एरो हो तो ये हमें क्या बताता है? इट गिव्स टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. मींस इट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द टू इलेक्ट्रॉन्स और आल्सो शोज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. मींस कोई रिएक्शन चल रही है, मान लीजिए आपके रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट आपने मिलाए, रिएक्टेंट आपके मिला दिए डिफरेंट और उसके बाद प्रोडक्ट बना. प्रोडक्ट मान लीजिए आपके सॉलिड फॉर्म के अंदर बन गया, मीन सेटल डाउन हो गया आपके कंटेनर के बॉटम के अंदर, तो आप डाउनवर्ड एरो लगाते हैं उस प्रोडक्ट के साथ में, उसके फार्मूले के साथ में, विच शोज दैट that particular product is formed in the form of the precipitate. टू एरो ऊपर लगाएं तो भी वो दो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. प्लस साथ के साथ आपके जब कोई प्रोडक्ट बनता है, इफ दैट फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज ए गैस, अगर कोई प्रोडक्ट बना है वो कोई गैस है, तो उसके दौरान हम ये इस टाइप से एरो लगा देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन मैंने लिख दी, जैसे C+O2, ठीक है, ये गैस है आपकी, और फिर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट भी गैस ही बन गया, मान लीजिए CO2, तो उसके आप ब्रैकेट में जी तो लिखते हैं, प्लस ये एरो भी आप लगा देते हैं, ये एरो, विच शोज दैट द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज ए गैस. वो क्या है बोलो? आपकी गैस है. वन इलेक्ट्रॉन, जो हाफ एरो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो वन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको कह दूं हाइड्रोजन की कॉन्जुगेशन लिख के 1s1, तो जब आप इसको ऑर्बिटल फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो आप क्या करते हैं? उसके अंदर हाफ एरो से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिखाते हैं? रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं. इक्विलिब्रियम का साइन या टोटोमेरिज्म का साइन. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ये कह दें कि आपके पास मान लीजिए H2O है, वो आपके पास लिक्विड फॉर्म के अंदर है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उनके बीच में क्या सेटअप हो गया बोलो? आपके इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया. मींस लिक्विड फॉर्म, लिक्विड वाटर एच आपके गैसेस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और गैसेस वाटर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है. किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो आपके इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट, टोटोमेरिज्म प्रोसेस जो हम शो करते हैं, तो टोटोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन लिख दिया आपके लिए कि ये मैंने लिखा CH2, ये H, ये C डबल बॉन्ड O और ये H. ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH. इसके अंदर जो अल्फा पोजीशन है उसके ऊपर जो H लगा हुआ है, मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर हम इसको शिफ्ट कर दें कार्बोनिल ग्रुप की तरफ, देखो ऐसे, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे. इसलिए और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गए और बीच में हमने ये लगा दिया हाफ एरो आगे हाफ एरो पीछे, जो रिवर्सिबल रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है. जिसमें क्या हुआ, ये जो CH2 था, जो सिंगल बॉन्ड था पहले, यहाँ पे दो डॉट आने से, दो इलेक्ट्रॉन आने से डबल बॉन्ड बन गया. C जो सिंगल बॉन्ड था ये O नेगेटिव हो जाएगा. O नेगेटिव के पास कौन चला जाएगा? वहां पे H पॉजिटिव. तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग भी होती है प्लस में एटम की भी शिफ्टिंग होती है, तो आप ऐसी प्रोसेस को टोटोमेरिज्म कहते हैं. तो ये टोटोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हाफ एरो आगे और हाफ एरो पीछे करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. सो दैट इज द टोटोमेरिज्म. तो ये क्या हो गया आपके? ये टोटोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे. इसके बाद नेक्स्ट एरो देखते हैं हम, ये डबल हेडेड एरो, तो ये रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है. तो डबल हेडेड एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट्स द रेजोनेंस. जैसे आपने बेंजीन के अंदर देखा होगा, देखो इस टाइप से, मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ आपके सामने बेंजीन रिंग की. इसके अंदर मान लीजिए हमने पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की, ये आगे चले गए, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये आगे चले गए, इसके 5 हो जाएंगे, ये आगे चले गए, एंड सो ऑन. इस टाइप से बेंजीन के बीच में हम ये डबल हेडेड एरो लगा देते हैं और इस टाइप से ये हम सेकंड स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं. देखो बेंजीन की, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाने से देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन देखो आगे गए
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए तो ये बन गया आपका। तो इस टाइप से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। और डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो हम एरो लगाते हैं रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो ये डबल हेडेड एरो होता है। तो दैट रिप्रेजेंट्स द रेजोनेंस। उसके बाद आ जाता है ये मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है कर्ड एरो। कर्ड एरो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल Cl और Cl के बीच मान लीजिए बॉन्ड है इस टाइप से, और इसका हम होमोलाइटिक फिशन अभी आगे पढ़ाएंगे आपको। तो Cl ने क्या किया, एक बॉन्ड के बनने में जो 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, बिकॉज इट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑफ ईच ऑफ द एटम। तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो देखो ऐसे हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो हाफ एरो से। सो द दैट कर्व्ड फिश हुक एरो दैट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की देखो मूवमेंट हो रही है। अब मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी हमने कंपाउंड दिखा दिया, फॉर एग्जांपल हमने ये लिख दिया यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स ले लेते हैं चलो। तो जिसमें Cl के ऊपर मान लीजिए स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर क्या होता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ये जो Cl है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, देखो बोथ द इलेक्ट्रॉन दोनों। तो मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट बाय द, बोलो क्या, फुल एरो, कर्ड फुल एरो के द्वारा हम इसकी मूवमेंट को शो कर देते। कोई कंपाउंड एसिडिक है मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम फिनोल को शो करते हैं आपके सामने। फिनोल की मान लीजिए मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया आपके सामने, ये O के ऊपर हमने H लगा दिया, क्योंकि फिनोल का नेचर एसिडिक होता है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन और H के कौन अपनी तरफ देखो ले जाता है, ऑक्सीजन अपनी तरफ ले गया। तो दिखाया ना हमने फुल एरो टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, मींस इस बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक H का था, दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो कौन ले गया अपनी तरफ, ऑक्सीजन ले गया। तो इस टाइप से मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। सो दैट इज द बाय फुल कर्व्ड एरो। उसके बाद ये जो रिएक्शन है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका ये रिप्रेजेंट करता है आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर कोई रिएक्शन चल रही है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने दिखाया भी था कि C+O2 फॉर एग्जांपल हमने मिला दिया और क्या बन गया आपका CO2। तो बीच में हमने जो ये एरो लगाया है यहाँ पे देखो, ये कैसा लगाया ये हमने फुल, ये हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक होती है बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर रिएक्शन बैक चल जाए, कोई भी आपके प्रोडक्ट है वो दोबारा अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो। उसके बाद मान लीजिए कोई एक ऑर्बिटल होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं आपके सामने हीलियम की, फॉर एग्जांपल हीलियम ले लिया मैंने, एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का, उसको हम ऐसे लिखते हैं हमेशा 1s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। और जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें शो करने होंगे तो हम कुछ ऐसे शो करते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे। क्योंकि हाफ एरो का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी हमने पीछे बताया। आप कभी फुल एरो से नहीं दिखाते, फुल एरो का मतलब, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फुल एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस फुल एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो विच वायलेट्स द पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि इन एन ऑर्बिटल देयर कैन बी ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन। तो इसलिए ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नेक्स्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे, इन्हें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को देखो फिलअप कर देते हैं, लेकिन देखो कुछ किस टाइप से फिलअप कर देते हैं, आप ध्यान देना। अगर मैं फिलअप ऐसे कर दूं कि दोनों हाफ एरो को मैं ऊपर की डायरेक्शन में देखो शो कर दूं, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। या मैं दोनों हाफ एरो को देखो नीचे शो कर दूं, देखो ऐसे, तो ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पेयर्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन, हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे, तभी ये आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ये डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ आपके सामने लैक्टिक एसिड की, मान लीजिए कार्बन है, तो जिसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, 1 बॉन्ड इज प्रेजेंट अबव द प्लेन, 1 बॉन्ड इज प्रेजेंट देखो इस टाइप से बिलो द प्लेन, और 2 बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। तो ये बॉन्ड अबव द प्लेन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने H लगा दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने CH लगा दिया। ये लैक्टिक एसिड एक कंपाउंड होता है, ये उसकी स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो जो 4 डिफरेंट वैलेंसीज हैं कार्बन की,
उसमें वन बॉन्ड इज प्रेजेंट अबोव द प्लेन। तो ये सॉलिड लाइन से जो हम शो करते हैं ये अबोव द प्लेन को शो करता है, जो डॉटेड लाइन से शो करे वो रिप्रेजेंट करता है बिलो द प्लेन। तो अभी हमने लिखा है डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये नीचे वाला जो हमने एच दिखाया यहाँ पे, दैट एच इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन, तो बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। सॉलिड लाइन से शो करें तो बॉन्ड प्रेजेंट अबोव द प्लेन ऑफ पेपर, जैसे OH ये अबोव द प्लेन ऑफ पेपर है। सिंपल लाइन शो करे बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर, जैसे CH3 और COOH हमने शो कर रखे हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ पेपर। नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो आपकी डॉटेड लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। जब कभी भी कार्बन एटम की जो लंबी चेन होती है उसको हमेशा ही जिगजैग फॉर्म में शो किया जाता है, उसको कभी भी हम सिंपल स्ट्रेट लाइन से शो नहीं कर सकते, क्योंकि जिगजैग जब हम ड्रा करते हैं किसी लाइन को तभी तो हमें पता चलता है उसमें कार्बन एटम कितने हैं। मान लीजिए यही 4 कार्बन एटम, मैं आपको ये कह दूं देखो 1 कार्बन हो गया, यहाँ से देखो यहाँ तक ये 2nd कार्बन हो गया, ये 3rd कार्बन हो गया, देखो ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4। अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इस लाइन के अंदर टोटल कार्बन एटम कितने हैं, ताकि उनको इजिली आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए कार्बन एटम की जो चेन है उसको हमेशा जिगजैग फॉर्म के अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ईच और इसके अंदर जिगजैग चेन के अंदर जो हर पॉइंट है वो ये बताता है कि वहां पे कार्बन है। एवरी पॉइंट इन द जिगजैग चेन टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन एटम, वो कार्बन एटम की प्रेजेंस को शो करता है। अब यहाँ पे ये क्या है, बीच में कोई सेंट्रल एटम है, देखो यहाँ पे कोई भी हो सकता है एनी एटम यहाँ पे, इसके कितने बॉन्ड है, देयर आर 2 बॉन्ड्स, 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, दैट कॉल्ड 2 बॉन्ड्स। लेकिन अगर ये 2 एटम होते, देखो एक एटम देखिए इधर है, एक एटम इधर है, इन 2 एटम के बीच में ये 2 बॉन्ड बन गए, फर्स्ट बॉन्ड दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड दैट इज अ पाई बॉन्ड, तो इसे डबल बॉन्ड कहते हैं। ऊपर वाले बॉन्ड को आप डबल बॉन्ड नहीं कह सकते, वो 2 बॉन्ड्स हैं, वो क्या है 2 बॉन्ड्स हैं। तो उस एटम के एक राइट में एक लेफ्ट में 2 बॉन्ड्स हैं। ये जो अभी मैंने दिखाया ये 2 बॉन्ड तो है ही हैं, आप इसको 2 बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, दीज आर 2 बॉन्ड, वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, अदर बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, लेकिन दैट आल्सो कॉल्ड एज डबल बॉन्ड। ऊपर वाले को सिर्फ 2 बॉन्ड्स कहेंगे, उसे आप डबल नहीं कह सकते। नीचे वाले को आप ये कहेंगे कि दीज आर 2 बॉन्ड्स एंड दीज 2 बॉन्ड आर आल्सो द डबल बॉन्ड। सिमिलरली 2 एटम के बीच में जब 3 बॉन्ड इकट्ठे हो जाते हैं, सो दीज कॉल्ड 3 बॉन्ड्स एंड आल्सो कॉल्ड एज द ट्रिपल बॉन्ड, आप इसे ट्रिपल बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये थी डिफरेंट एरो नोटेशन जो केमिस्ट्री के अंदर आपके मैकेनिज्म के दौरान अलग अलग जगह पे या केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स के अंदर अलग अलग जगह पे इनको यूज किया जाता है, और आप इनको डिफरेंट इनकी सिग्निफिकेंस क्या है उनका आपको पता होना जरूरी था। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसे कहते हैं बॉन्ड फिशन। फिशन का मतलब होता है ब्रेकेज, टूट जाना, बॉन्ड का टूट जाना। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड फिशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिशन। बॉन्ड के टूटने को हम बॉन्ड फिशन कहते हैं। बॉन्ड फिशन आपके 2 टाइप से हो सकता है, या तो होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक। होमो जो है, होमो का मतलब सेम होता है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, होमो मीन सेम। और हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हीट्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंट या नॉट सेम, कोई भी बात लिख सकते हैं। और होमो का मतलब सेम होता है। तो बॉन्ड अगर इक्वली टूटे, मतलब द प्रोसेस इन विच ईच ऑफ द एटम टेक्स अवे देयर ओन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द होमोलिटिक फिशन। कि बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, जिसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो आप उसे होमोलिटिक फिशन कहते हैं। कि द प्रोसेस इन विच या द फिशन इन विच ईच ऑफ द एटम टेक्स अवे देयर ओन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द होमोलिटिक फिशन। जैसे हमने ये दिखाया रेड डॉट से, कार्बन कार्बन के बीच हमने दिखाया कि ये जो 2 डॉट हैं, हर कार्बन देखो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन की, दोनों कार्बन हाफ एरो से हमने दिखाया, अभी बताया था हाफ एरो का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, तो कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, कार्बन के 3 बॉन्ड रह गए, तो कार्बन के पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं। आप ऐसी स्पीसीज को फ्री रेडिकल कहेंगे, आप के फ्री रेडिकल बन गए यहाँ पे। बोलो ऐसी स्पीसीज को आप क्या कहते हैं जो यहाँ पे जनरेट हो गई है, दैट सच टाइप ऑफ स्पीसीज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, आप इन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट देखें, अपने परोक्साइड ले लिए, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और ओ के बीच में क्या हो, सिंगल, सिंगल को पर कहते हैं, एक ही बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच है तो परोक्साइड्स कहते हैं आप इन्हें। आर लगा दिया तो एल्काइल परोक्साइड हो गए। हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन एक सेकंड पीरियड एलिमेंट भी होता है, सेकंड पीरियड में होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो लोन पे रिपल्शन होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी बोलो, लोन पे रिपल्शन।
तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो इनके बीच में जो रिपल्शन होगी, ये लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्शन, जिसकी वजह से दैट बॉन्ड विल ब्रेक इजीली। इसलिए ये जो बॉन्ड है यहाँ का, ये आराम से टूट सकता है। अनस्टेबल होते हैं आपके पेरोक्साइड, अनस्टेबल होते हैं, so that bond will break easily। homolytic fission हुआ, each of the atom takes away their own electron। तो ऑक्सीजन के पास देखो फ्री रेडिकल आ गया, ये जो फ्री रेडिकल बना ये अनस्टेबल स्पीसी है। ये फर्दर आपकी जो हेलोजिनेशन रिएक्शन आप आगे जाके पढ़ते हैं, तो कोई हेलोजन आया तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ देखो अट्रैक्ट करता है इस टाइप से, तो जिससे ROCl बन जाएगा और Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो जो जनरेट करना होता है Cl फ्री रेडिकल, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन वाली जो रिएक्शन होती है, उसकी जो फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म यही होता है कि सबसे पहले जो आपके पेरोक्साइड होते हैं उनके अंदर ब्रेकेज होगा, वो पेरोक्साइड आपका बनके वो Cl2 के साथ फर्दर रिएक्ट करते हैं और इस तरह से Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। तो होमोलिटिक फिशन हम शो कर रहे हैं यहाँ पे कि जिसके अंदर ईच ऑफ द एटम टेक्स अवे देयर ओन इलेक्ट्रॉन। होमोलिटिक फिशन जनरली टेक्स प्लेस व्हेन बोथ द एटम आर ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने देखा जैसे Cl के बीच होमोलिटिक फिशन हुआ, क्यों? बोथ आर Cl, बोथ एटम आर सेम, बोथ हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पेरोक्साइड के अंदर देखें O और O के बीच से, बिकॉज बोथ आर O एटम। ऊपर देखें कार्बन कार्बन, दे आर ऑफ सेम एटम, और द केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ बोथ द कार्बन एटम इज ऑफ सेम। दोनों साइड में जो कार्बन के हमने कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जो 3 वैलेंसी बाकी, वहां पे आपके सिमिलर नेचर के ग्रुप होने चाहिए ताकि होमोलिटिक फिशन इजीली हो जाए। होमोलिटिक फिशन के दौरान ये लाइट की प्रेजेंस में चलती है ये रिएक्शन, या रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में चलती है। जैसे हमें यहाँ पे इस रिएक्शन को जब करना था, हमें किसका आपके फ्री रेडिकल बनाने थे, Cl फ्री रेडिकल जनरेट करना था। तो वो हमने क्या डाला, पहले हमने डाला रेडिकल इनिशिएटर। वो कौन डाले हमने, पेरोक्साइड्स। जो पेरोक्साइड का पहले क्लीवेज हुआ, RO फ्री रेडिकल जो बना, वो जब रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, फिर Cl फ्री रेडिकल फर्दर जनरेट हो जाते हैं, तो उसे रेडिकल इनिशिएटर कहते हैं, जो आपके पेरोक्साइड थे, या लाइट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करते हैं। होमोलिटिक फिशन के दौरान क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स भी बन जाते हैं, आपके कार्बिन्स भी बनते हैं। लेकिन कार्बिन 2 टाइप के होते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे, सिंगलेट या ट्रिपलेट। तो यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन बनती है। कौन सी कार्बिन बनती है बोलो, यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन्स बन जाती है। देखो थोड़ा आपको आइडिया दे दें कि वो क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास देखो कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगा दिया एक आपके Cl लगा दिया मैंने, ध्यान से देखें आप, ये मैंने H लगा दिया यहाँ पे मान लीजिए मैंने Cl लगा दिए। अब मैंने क्या किया, देखो ये H और कार्बन के बीच देखो बॉन्ड है यहाँ पे, ऐसे कार्बन और Cl के बीच भी देखो ये बॉन्ड है यहाँ पे, कार्बन Cl के बीच। तो क्या हुआ, कार्बन अपना जो Cl है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया एक, तो कार्बन के पास अपना रह गया। या ऐसे ही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन के पास अपना रह गया। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट मान लीजिए रिएक्शन हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो कार्बन है उसके पास क्या बच गया, कार्बन के पास जो बच गया यहाँ पे आप ध्यान से देखें, कार्बन के पास जो बच गए वो क्या बच गए, एक तो यहाँ पे एक H बच गया, एक ये Cl बच गया। देखो ऐसे, क्या इस Cl की जगह मान लीजिए हम H ही लगा देते हैं, सिंपल, यहाँ पे मैं H ही लिख देता हूँ, तो यहाँ पे भी H हो गया। अब क्या हो गया, कार्बन के जो ये 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, देखो कार्बन के एक ऑर्बिटल हमने ऊपर दिखाया एक नीचे, क्योंकि कार्बन के पास ऊपर वाला जो ऑर्बिटल, इसका मतलब जो Cl के साथ बॉन्ड था वहां पे एक अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया। कार्बन का जो H के साथ बॉन्ड था वहां पे भी कार्बन के पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया। अब मल्टीप्लिसिटी निकालने का एक फार्मूला होता है, उसे कहते हैं 2s+1, 2s+ में 1। तो यहाँ पे जो s होती है स्पिन, s स्पिन कितनी है, जो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन +½ और जो नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी +½। तो आंसर बोलो कितना आ गया, 1। तो s की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 1 = 3 इज द आंसर। सो दैट कॉल्ड द ट्रिपलेट कार्बिन। तो यहाँ पे जो ये स्पीसी बनी है, जो डाइवेलेंट स्पीसी है, जिसमें कार्बन के देखो सिर्फ 2 बॉन्ड बच चुके हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड तो टूट गए, तो दैट स्पीसीज कॉल्ड द ट्रिपलेट कार्बिन। तो ये ट्रिपलेट कार्बिन जो बनी, ये कब बनी, जब कौन सा फिशन हुआ है बोलो, यहाँ पे होमोलाइटिक फिशन हुआ है लाइट की प्रेजेंस के अंदर, आपके एल्काइल हैलाइड्स के अंदर। ये हमने एल्काइल हैलाइड लिया था, CH3Cl है आपका रिएक्टेंट, देखो कार्बन के ऊपर 3 H है, एक Cl, तो CH3Cl के अंदर लाइट की प्रेजेंस में जब हमने क्लीवेज करवाया तो होमोलाइटिक फिशन हुई। और होमोलाइटिक जो फिशन हुई तो इसके अंदर आपने क्या देखा, आपके ट्रिपलेट कार्बिन बन जाते हैं। हमने ये कैलकुलेट भी करके दिखाया कि व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रिपलेट कार्बिन।
और इसके दौरान होमोलाइटिक फिशन के दौरान जो हम एरो यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, कर्ड हाफ एरो यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं अब इसके बाद हिट्रोलिटिक फिशन, एक ऐसा फिशन इन विच वन ऑफ द एटम टेक्स अवे बोथ द इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, हमने ये रिएक्शन की, हीटिंग के द्वारा आमतौर पर रिएक्शन होती है, एक कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले गया, देखो दोनों। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पिछला कार्बन था उसके 3 बॉन्ड बच गए और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, क्योंकि उससे पहले जो रिएक्टेंट था उसके अंदर जो रेड डॉट से हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, जो वो कोवलेंट बॉन्ड था, वो म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड था। तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के थे, लेकिन बॉन्ड क्लीवेज के दौरान क्या हुआ, वन ऑफ द कार्बन एटम टेक्स अवे बोथ द इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बन के ऊपर जो बच गया वो पीछे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो ले गया दोनों इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। देखो हमने 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे दिखा दिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया उस कार्बन के ऊपर, इसलिए उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एल्काइल हैलाइड, जिसमें क्या किया, जो Cl है वो दोनों इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लेके चला जाए, तो आपके एक तो ये कार्बन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया और Cl के ऊपर क्या आ गया, बोलो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसलिए जो होमोलाइटिक जो फिशन होती है ये कब होती है, तो आपने क्या देखा, ये होमोलाइटिक फिशन कब होती है, होमोलाइटिक फिशन ये सिर्फ सॉरी ये हिट्रोलिटिक फिशन कब होती है, हिट्रोलिटिक फिशन तब होती है जब 2 एटम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हों। 2 एटम बोलो कैसे हों, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दोनों एटम होने चाहिए। जब दोनों एटम आपके डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं तो तभी जाके बोलो कौन बनता है, आपके हिट्रोलिटिक फिशन हो जाता है, या उनका केमिकल इन्वायरमेंट अलग हो। देखो आपने पहले एग्जांपल में ऊपर दिख रहा है कि दोनों कार्बन एटम है, दोनों कार्बन एटम है, लेकिन हिट्रोलिटिक फिशन फिर भी हो गया, नहीं तो होमोलिटिक होना चाहिए था। ये तभी होगा, हमने शो नहीं कर रखा है यहाँ पे, जो 3 वैलेंसी छोड़ रखी है वहां पे केमिकल इन्वायरमेंट अलग होगा दोनों कार्बन एटम का। तो वही हमने लिखा है कि हिट्रोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस व्हेन बोथ द एटम आर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे सेकंड एल्काइल हैलाइड के केस में, और हैव डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, वो पहले केस में होगा। यहाँ पे दोनों कार्बन एटम का केमिकल इन्वायरमेंट सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, तभी ऐसी प्रोसेस चलेगी। और हिट्रोलिटिक फिशन जनरली टेक्स प्लेस बाय हीटिंग, ये हीटिंग के द्वारा ही होता है। एक चीज और बता दे, जैसे ये एल्काइल हैलाइड मैंने यहाँ पे लिया और इसके अंदर मान लीजिए अब मैं हीट कर देता हूँ, देखो ध्यान से देखना, हीट कर दिया, हीट करने के बाद मान लीजिए जो कार्बन और Cl के बीच जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों Cl ले गया, देखो इस टाइप से। तो कार्बन के पास देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉन Cl ले गया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसलिए कार्बन ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, देखो ऐसे। तो यहाँ से ये छट जाएगा। तो क्या हुआ इसके दौरान, देखो जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के पास बोलो क्या बच गया, कार्बन के पास 2 H बच गए, देखो ध्यान से देखें। और कार्बन का जो ये एक ऑर्बिटल था ये वैकेंट हो गया, जिसके ऊपर Cl था, का Cl के साथ जो बॉन्ड बना रखा था, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। लेकिन जो बॉन्ड कार्बन ने H के साथ देखो ये बना रखा था यहाँ पे H के साथ, इस कार्बन वाले ऑर्बिटल के अंदर, तो बोलो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे बच गए, क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया और H का भी ले लिया। तो ये हिट्रोलिटिक फिशन हमने शो किया है। कैसा फिशन शो किया है ये हमने, हिट्रोलिटिक फिशन। तो इसके दौरान जो स्पीसी बनी, ऐसी स्पीसी को कार्बिन कहते हैं। लेकिन इसमें देखें एस की वैल्यू बोलो क्या है, एस की वैल्यू है +12, प्लस में दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का है तो -12, तो एस की वैल्यू बोलो क्या आ गई, 0। तो मल्टीप्लिसिटी आप कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है 2s+1। तो एस की वैल्यू 0 पुट करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0+1, बोलो आंसर कितना आ गया, 1। 1 का मतलब सिंगलेट कार्बिन। तो अभी आपने पीछे देखा था होमोलाइटिक फिशन में कि अगर जब आप लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, यही अल्काइल हैलाइड हमने लिया था, होमोलाइटिक फिशन किया था, तो आपके ट्रिपलेट कार्बिन बनी थी। और यहाँ पे कौन सी कार्बिन बनी, आपकी सिंगलेट कार्बिन बन गई। कैसी बन गई बोलो, सिंगलेट कार्बिन, जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन आपके एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं। ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में यहाँ पे होते हैं, तो इन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन ज्यादा होती है। तो इसलिए जो सिंगलेट कार्बिन यहाँ पे बनी है, तो बोलो ऐसी कार्बिन का क्या नाम है जो यहाँ पे बनी है, दैट इज कॉल्ड द सिंगलेट कार्बिन। आप इसे सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। तो सिंगलेट कार्बिन कौन से फिशन के दौरान बनी, दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द हिट्रोलिटिक फिशन। और ये अनस्टेबल ज्यादा होती है। वैसे तो दोनों ही अनस्टेबल है, सिंगलेट कार्बिन भी अनस्टेबल है, ट्रिपलेट भी अनस्टेबल, आप आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आउट ऑफ दीज टू विच वन इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन द सिंगलेट, क्योंकि ट्रिपलेट के अंदर द 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेपरेट ऑर्बिटल, while in case of singlet carbene these 2 electrons are present in the same orbital। इसलिए सिंगलेट कार्बिन कम स्टेबल होती है और ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये हमने बताया कि सिंगलेट कार्बिन बनती है। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा अब डिफरेंस का, कि जो हिट्रोलिटिक फिशन उसके दौरान कौन कौन सी स्पीसी बनती है। आपने ऊपर देखा, एक तो ये कार्बोकैटायन बनते हैं, देखो जब कार्बन के ऊपर देखो जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऐसी स्पीसीज को आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। तो देखो कार्बोकैटायन बनते हैं मतलब आयंस बनते हैं। कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आप उसे कार्बेनाइन कहते हैं, आप उसे बोलो क्या कहते हैं, कार्ब
एनायन कहते हैं, मतलब कार्बन आयन भी बन जाते हैं। तो हाइड्रोलिटिक फिशन होता है, उसके दौरान आयंस बनते हैं, कार्बोकेटायन कार्बन आयन, या सिंगलेट कार्बन भी आपके बन जाते हैं, जैसे अभी आपने देखा। तो अब हम ये नीचे लिखेंगे यहाँ पे देखो। तो ड्यूरिंग द हाइड्रोलिटिक फिशन बोलो कौन कौन सी स्पीसी बनती है। द कैटायंस आर फॉर्म्ड लाइक कार्बोकेटायन कार्बन आयन, कैटायन एनायन बनते हैं, सिंगलेट कार्बन बन जाती है जैसे अभी आपको बताया था, प्लस आपकी बेंजाइन भी बनती है। कौन बनती है बोलो, आपकी बेंजाइन एक ऐसी स्पीसी होती है जिसमें जो कार्बन होता है उस कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। देखो इस टाइप से कार्बन और कार्बन के बीच में बोलो क्या हो जाता है, देखो वैसे तो बेंजीन के अंदर देखो इस टाइप से डबल बॉन्ड होते हैं हर जगह, लेकिन एक अगर एक अलग एक बॉन्ड और आ जाए ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसी स्पीसीज को आप बेंजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, ऐसी स्पीसीज को आप ऐसी स्पीसी को बेंजाइन कहते हैं। ये स्पीसी बनती कैसे है, देखो हम आपको थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, ध्यान से देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखो ध्यान से देखना, इस कार्बन के ऊपर देखो एच है यहाँ पे। हम अभी मैकेनिज्म शो नहीं कर रहे हैं आपको। मान लीजिए ये कार्बन के जो कार्बन और एच के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट हम कर दें, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, देखो ऐसे। अगर ऐसा हो जाता है तो फाइनली जो स्पीसी बनती है वो क्या बनेगी, वो यही बनेगी। इसके बॉन्ड को हम थोड़ा देखो ऊपर शो कर देते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, देखो इस टाइप से। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और देखो नया बन गया, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ऐसी स्पीसीज को आप बेंजीन कहते हैं। दे आर वेरी अनस्टेबल स्पीसी, दीज आर फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये रिएक्शन के दौरान ही बनती है। इसका मैकेनिज्म क्या है ये आगे आप देख पाएंगे कि बेंजीन ऐसे बने कैसे। तो ये आपने देखा होमोलिटिक और हाइड्रोलिटिक फिशन के बीच में डिफरेंस। हाइड्रोलिटिक फिशन को आप आयनिक फिशन भी कहते हैं, क्योंकि जनरली इसके दौरान आयंस बनते हैं, कार्बोकेटायन बन गए, कार्बन आयन बन गए, तो इसको आमतौर पे हम आयनिक फिशन भी कह देते हैं। तो इसको फुल एरो से दिखाते हैं। जब भी हम हाइड्रोलिटिक फिशन दिखाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमें करनी होती है, तो फुल एरो से हम इस चीज को दिखा देते हैं, कर्ड फुल एरो से। एंड द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिटिक फिशन। हाइड्रोलिटिक फिशन के दौरान ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द आयन आयन इंटरेक्शन। जो ये आयन बनते हैं, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन बन गया, देखो ये यहाँ पे नेगेटिव आयन बन गया, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच, तो जिसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है वो आपके कंपनसेट कर जाती है, विच इज द फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोलिटिक फिशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आयंस क्या होते हैं। द पॉजिटिवली और द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिटिक फिशन आर कॉल्ड द आयंस। आपके जो हाइड्रोलिटिक फिशन के दौरान जो स्पीसी बनी पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे आयंस कहते हैं, या आपके कंपाउंड भी आयनिक ही होते हैं। जैसे NaCl, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो जब आप उसको मोल्टन फॉर्म में ले लें या आप उसको एक्वस फॉर्म के अंदर ले लेते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, फ्री फॉर्म के अंदर आपके आयंस बन जाते हैं, यानी पॉजिटिव आयन और द नेगेटिव आयन। So these positively charged or the negative charged species are called the ions. तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसी होती है उन्हें आप कैटायंस कह देते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज स्पीसी होती है आप उन्हें एनायंस कह देते हैं। इफ द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम देन द स्पीसी कॉल्ड कार्बोनियम आयन और द कार्बोकेटायन। जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे नेगेटिवली चार्ज स्पीसी को एनायन कहते हैं। और सिमिलरली इफ द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम देन द स्पीसी कॉल्ड द कार्बन आयन, उसे आप कार्बन आयन कह देते हैं। यहाँ पे कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज था बोलो, पॉजिटिव, तो कार्बोकेटायन कह दिया या कार्बोनियम आयन कह दिया। और कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है तो उसे आपने क्या कह दिया, कार्ब एनायन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मींस एनायन, कार्ब एनायन आप इसे कह देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रिएजेंट किसे कहते हैं। तो जो आपके रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के अंदर आप कोई रिएजेंट डालते हैं तभी फर्दर जाके रिएक्शन चलती है, आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो जो रिएजेंट होता है उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, रिएजेंट के अंदर 2 ही पार्ट होते हैं। रिएजेंट हैज 2 पार्ट, ionic compound has 2 part, first positive part that called electrophile, second negative part that called nucleophile, with some exception like जैसे अगर हमारे पास HCl होता है तो H पॉजिटिव होता है, तो H पॉजिटिव को आप इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जो Cl नेगेटिव है नेगेटिव को आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन रखे, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ऐसे नेगेटिव चार्ज। और जो फाइल वर्ड है, फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड
को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो होती है उन्हें आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं उन्हें, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अभी आप आगे पढ़े भी गए। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर दो ही पार्ट होते हैं, आप ऐसा कभी नहीं कहते, इसलिए बता रहे हैं कि कोई रिएक्शन चल रही है उसमें हमने कह दिया इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया। नो, आप कभी भी किसी भी कंटेनर के अंदर H पॉजिटिव को अकेले स्टोर करके नहीं रख सकते। आप किसी भी कंटेनर के अंदर अलग से Cl नेगेटिव को स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो अनस्टेबल स्पीसी हो जाती है। तो मीन्स HCl की फॉर्म में ही आप उसको स्टोर करते हैं। जब रिएक्शन चलती है तो फिर HCl के अंदर से दो पार्ट जनरेट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट जनरेट होता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर कि कौन सा हिस्सा पहले रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पहले पार्टिसिपेट करेगा या Cl नेगेटिव पहले अटैक करेगा। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन जो हम बता रहे थे, जैसे ये हमने सोडियम एसीटेट ले लिया। इस सोडियम एसीटेट के अंदर अगर आप देखें तो जो फर्स्ट पार्ट है CH3CO नेगेटिव, वो नेगेटिव है, और सेकंड पार्ट बोलो Na है, वो पॉजिटिव है। तो ये एक्सेप्शन हो जाती है यहाँ पे कि आमतौर पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अदरवाइज फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेकंड पार्ट इज नेगेटिव। अब हम जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, अब इनके बारे में देखेंगे। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसे हम लेविस बेस भी कहते हैं। जो लेविस साइंटिस्ट था उसके अनुसार जो डेफिनेशन दी गई थी एसिड और बेस की, तो जो लेविस बेस होते हैं दे आर द न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसे ही जो लेविस एसिड होते हैं दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल्स। तो आखिर न्यूक्लियोफाइल होते क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है, जैसे अभी आपको बता दिया गया था। क्या बताया गया था आपको कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इसमें इलेक्ट्रो का मतलब तो इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया बोलो, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और जो फाइल है, फाइल का मतलब बोलो क्या होता है, अभी बताया गया था, फाइल का मतलब अट्रैक्शन या लविंग। सो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली स्पीसीज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली जो न्यूक्लियो है, यहाँ पे न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। और फाइल का मतलब उसी टाइप से यानी लविंग। तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल। तो जो न्यूक्लियोफाइल है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन करेगी, इसका मतलब उनके खुद के पास क्या होना चाहिए, उनके खुद के पास होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो मींस न्यूक्लियोफाइल बोलो कौन हो गई, न्यूक्लियोफाइल बोलो कैसी स्पीसीज होती है, द स्पीसीज व्हिच हैव द एफिनिटी फॉर द नेगेटिव चार्ज। व्हिच हैव द एफिनिटी फॉर द बोलो किसके लिए हो, नेगेटिव चार्ज के लिए हो। तो आप उन्हें क्या कहते हैं बोलो, न्यूक्लियोफाइल। और ये कोई भी जो स्पीसी है वो पॉजिटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन कब रखेगी, जब द स्पीसी, कोई भी स्पीसी को आप न्यूक्लियोफाइल तभी कहते हैं जब वो पॉजिटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन रखे, विच इज द एफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वो पॉजिटिव के प्रति एफिनिटी कब रखेगी, व्हेन इट इटसेल्फ हैज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। उनका जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर उसके पास लोन पेयर हो, और लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज हो जाए तो और भी अच्छी बात है, वो और इजीली पॉजिटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन रख पाएगा। तो the species which have the lone pair electron with or without the presence of negative charge on the central atom are called the nucleophile, and they causes the affinity for the positive charge. जैसे फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव, देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, Cl नेगेटिव, देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन एग्जाम में दिक्कत कब आती है, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि टू सेलेक्ट या टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द न्यूक्लियोफाइल और द इलेक्ट्रोफाइल। देखो जिस पे नेगेटिव चार्ज है उनको तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव। लेकिन जो और स्पीसी है, जैसे H2O लिख दिया, दीज आर द न्यूट्रल स्पीसी, NH3 लिख दिया, दीज आर द न्यूट्रल स्पीसी। तो इसके लिए इनकी पीरियोडिक टेबल के अनुसार इनको याद रखना जरूरी है, आप पहले से जानते हैं। ग्रुप नंबर 16 के अंदर जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बना ले तो उसके पास क्या बच जाते हैं, ग्रुप नंबर 16 होता है। आप ऐसे याद रखते हैं इनके बारे में कि जो 16 है, देखो ऐसे 16 के आखिर में क्या है बोलो, 6 है। तो ऑक्सीजन जो है उसने दो बॉन्ड बना लिए, देखो इस टाइप से दो बॉन्ड बना लिए, तो दो ही इलेक्ट्रॉन यूज हुए ऑक्सीजन के, और इसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। वो किस फॉर्म में, दे आर इन द फॉर्म ऑफ द लोन पेयर, इसका मतलब ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। ऐसे अमोनिया ग्रुप नंबर 15 के अंदर है, ग्रुप नंबर 15 में है अमोनिया, तो 15 में मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो H के साथ बना लिए, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। अब दो बच गए इलेक्ट्रॉन, तो दो कहाँ पे आएंगे, दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो इस टाइप से आप समझ लेते हैं। तो ये हो गया आपके अमोनिया और वाटर के बारे में कि दे हैव द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, सो दे एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं।
ये कार्बन आयन जो भी हमने बताया था, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के 3 बॉन्ड है, अभी हमने दिखाया था आपको हाइड्रोलिटिक फिशन के दौरान। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसी होती है विच शोज द एफिनिटी फॉर द नेगेटिव चार्ज। वो एफिनिटी कब रखेंगे, वो नेगेटिव चार्ज को कब लेंगे, वो इन लोन पेयर्स को कब लेंगे? जब उनके खुद के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। सो द स्पीसी विच हैव द वैकेंट ऑर्बिटल विद और विदाउट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल। आप उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं बोलो? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एच पॉजिटिव हम लिख देते हैं आपके आगे, देखो इधर एच पॉजिटिव, देखो ऐसे एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव का मतलब क्या? हाइड्रोजन की कॉन्जुगेशन क्या थी? 1s1। हाइड्रोजन की देखो मैं लिखूं कॉन्जुगेशन, बोलो क्या थी? 1s1। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तभी तो वो H पॉजिटिव की कॉन्जुगेशन 1s0। तो जो H पॉजिटिव होता है उसके पास क्या है? H पॉजिटिव के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, देखो ऐसे, और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे तो भी ये ले लेगा। देखो तो स्पीसी आगे क्या बन जाएगी? आगे जो स्पीसी बनेगी वो अमोनियम आयन बन जाएगा। देखो इस स्टेप से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके, तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव था ये कौन है? दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे। NH3 बोलो क्या है यहाँ पे? NH3 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? विच हैव द एफिनिटी फॉर नेगेटिव चार्ज। ये H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन ले लिए विच हैज द एफिनिटी, और इसने क्यों ले लिए? बिकॉज इट हैज द वैकेंट ऑर्बिटल। और भी अच्छे से क्यों ले पाया? बिकॉज इट हैज द पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। सो द स्पीसी विच हैव द वैकेंट ऑर्बिटल विद और विदाउट पॉजिटिव चार्ज, सो दैट they can easily take the electron pair from the outside species called the electrophile। जो आउटसाइड स्पीसी से वो लोग क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रॉन ले लें, वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। और जो इसके पास लोन पेयर हो सेंट्रल एटम के पास, जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर पाए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाता है किसी दूसरे को, और जो पॉजिटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन करता है, देखो H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया तो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। आप उसे क्या कहते हैं बोलो? न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही वाटर भी कर सकता था। वाटर अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको दे सकता था? यहाँ पे वाटर अपने इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को दे देता, देखो इसी टाइप से। और फिर आपकी स्पीसी क्या बन जाती? जैसे वाटर था ये, अगर हम इसके अंदर देखो ऐसे डाल देते ये H पॉजिटिव, देखो ऐसे, और H पॉजिटिव के पास क्या क्या था बोलो? यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये अपने लोन पेयर इसमें दे देगा इसी टाइप से। तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड बना लेगा, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और एक थर्ड बॉन्ड भी बना लिया, देखो ठीक हो गया ना। तो अब ये जो यहाँ पे अमोनियम आयन बना था उसमें नाइट्रोजन पे बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा? वहां पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दिए। जो H का पॉजिटिव चार्ज देखो फिनिश हो गया। अब क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों किसके हैं? N और H के बीच है। बोथ इलेक्ट्रॉन आर ऑफ नाइट्रोजन एटम। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद इट बिहेव्स लाइक दैट ऑफ द सिंपली कोवलेंट बॉन्ड। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन अब H का हो चुका है, एक नाइट्रोजन का है, तो इसलिए वो H के जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो फिनिश हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन ने दिए हैं, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों ऑक्सीजन के हैं। इस ऑक्सीजन पे अब कैसा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और H का पॉजिटिव चार्ज फिनिश। लेकिन ऑक्सीजन के पास अभी एक लोन पेयर और भी बचा हुआ है, देखो ये रहा, जो हमने ये शो कर दिया। नाउ देयर इज आल्सो वन लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन एटम। अब इस स्ट्रक्चर को एग्जैक्ट हम बनाना चाहें बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में, तो कैसे बनाएंगे? वैसे पिरामिडल बनाएंगे कि ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 एंड द 3, जो हम पहले हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में आपको पढ़ा चुके हैं। और ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है? ये लोन पेयर, और एक ऑक्सीजन पे क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये H3O पॉजिटिव की स्ट्रक्चर बन गई। ये अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर थी यहाँ पे, आपने देखा। तो ये थे आपके न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, कि किस टाइप से आप इनको समझकर याद करते हैं। आपको ये समझकर याद रखना जरूरी है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, किस टाइप से आप उसको इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं, क्यों उसको न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, कैसे नेक्स्ट स्पीसी बनती है, कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो अभी हमने बता दिया कि यहाँ पे लिखा गया है, एग्जांपल इनमें आ जाते हैं ग्रुप 13 हैलाइड्स। तो ये लेविस एसिड का काम क्यों करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का काम क्यों करते हैं? देखो जितने भी आपके ग्रुप नंबर 13 के जो कंपाउंड होते हैं, आप कोई भी ले लें, जैसे मान लीजिए हम बोरोन ले लेते हैं, ऐसे बोरोन। बोरोन की कॉन्जुगेशन तो आप जानते हैं, देखो ऐसे 1s2 2s2 2p1। तो ये जो वैलेंशियल है इसकी, अगर आप इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे, और एक्साइटेड स्टेट अगर हम डायरेक्ट बना दें, क्योंकि पी में तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन था, एस के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे एक आपने आगे जंप करवा दिया। तो देखो ये 3 बॉन्ड पेयर, एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो जो बोरोन है जब ये बॉन्ड बनाता है, देखो ऐसे फ्लोरीन के साथ, देखो इस टाइप से, ये फ्लोरीन के साथ देखो, तो कितने बॉन्ड ही बना सकता है? ये BF3 सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाएगा। देखो बोरोन ने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया, दूसरा किया, तीसरा किया,
क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड है ये, शेयरिंग से बना। फ्लोरीन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। उसके बाद देखो बोरोन के पास ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे, ये बोलो क्या बच गया है यहाँ पे, दैट इज द वैकेंट ऑर्बिटल ऑन द बोरोन एटम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ these three bonds। ये p ऑर्बिटल देखो हमने डबल फॉर्म में दिखाया। ऐसे ही ये अब क्या करेगा, जैसे अभी हमने बताया था नाइट्रोजन अमोनिया की जो स्ट्रक्चर अभी अभी आपने सीखी थी कि नाइट्रोजन के पास देखो NH3 है ये, उसके पास एक लोन पेयर होता है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसलिए तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, या आप इसे लेविस बेस भी कह देते हैं। ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। देखो बोरोन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, इसलिए अपने लोन पेयर देखो इसमें डोनेट कर सकता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये कौन हुआ बोलो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये BF3, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति इसने अट्रैक्शन दिखाई, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। बोलो किस चीज का काम किया इसने, इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये आपकी लेविस एसिड बेस रिएक्शन थी, तो ये लेविस बेस हो गया। बोलो ये तो कौन हो गया, लेविस बेस, और ये कौन हो गया, लेविस एसिड BF3। तो इस टाइप से ये इनके बीच की रिएक्शन हो गई। तो आपने देखा जो ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं, इनके जो हैलाइड्स होते हैं, चाहे बोरोन के हो, फर्स्ट मेंबर तो बोरोन होता है BF3 BCl3 BBr3 Bi3, या इसके नीचे एल्यूमिनियम हो AlF3 AlCl3 AlBr3, these all have the one vacant orbital on the central atom, so they can easily accept the electron pair to complete their octet। अपना octet complete करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए वो किसी का काम करते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। सिमिलरली जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जितने भी आपके कौन होते हैं बोलो, डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, वो भी क्या है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसीलिए वो भी किस चीज का काम करते हैं, वो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, वो लेविस एसिड का काम करते हैं। किसी का काम करेंगे बोलो, लेविस एसिड का काम कर जाते हैं। कार्बोकेटायन है जैसे, वो लेविस एसिड का काम करेगा। वो सारे स्पीसी जिनके पास आपके, एक चीज और बता दें, वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर आपके डबल बॉन्ड आ जाता है, जैसे एल्कीन्स होती हैं, कार्बन कार्बन के बीच बोलो क्या होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक जैसे एल्काइन हो जाता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देखो जो कार्बन है, ये जो कार्बन होता है इसके अंदर 50% एस करेक्टर होता है, आप देख पाएंगे, क्योंकि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एल्केन। एल्केन में तो ये होता है देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एल्कीन है, ये एल्काइन, इसमें आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 50% एस करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया बोलो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस टाइप से ये कुछ बातें हमने आपको पहले भी बताई थी। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम देखेंगे। तो जो न्यूक्लियोफाइल है ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं, दे में बी द चार्ज्ड और द न्यूट्रल। अभी ऊपर एग्जांपल हम दोनों टाइप के देख चुके हैं, तो ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। तो द स्पीसी विच हैव द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अलोंग विद नेगेटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज ही होता है, ऑन द सेंट्रल एटम आर कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल, जैसे OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव। तो आप कोई भी ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो सारे आपके चार्ज न्यूक्लियोफाइल होंगे। चार्ज का मतलब वो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं यहाँ पे। सो दीज आर कॉल्ड द चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। आप इन्हें क्या कहेंगे, यहाँ पे आप चार्ज लिख देंगे इसकी डेफिनेशन के अंदर। सो दे आर दी चार्ज्ड, सो दे आर दी चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, ये आपके चार्ज न्यूक्लियोफाइल होंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्या आ जाएंगे बोलो, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो। द स्पीसी विच हैव द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम, जिनमें सेंट्रल एटम के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज ना हो, सिर्फ लोन पेयर हो, तो अपने न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, एमीन्स हो गए, RNS2, वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी एमीन हो, कोई भी हो। तो इसी टाइप से नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल की, वो भी इसी टाइप से दो टाइप के हो सकते हैं, या तो चार्ज्ड होंगे या तो क्या होंगे बोलो, वो यहाँ पे भी हम चार्ज लिख देंगे इसके आगे, या न्यूट्रल होंगे। तो चार्ज कौन होंगे, द स्पीसी विच हैव ओनली वैकेंट ऑर्बिटल टू गेन द टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो द स्पीसी विच हैव द वैकेंट ऑर्बिटल
along with the positive charge, क्योंकि positive charge होने से attraction और ज्यादा रखता है. तो the species which have the vacant orbital along with the positive charge on the central atom are called the charged electrophile. जैसे H पॉजिटिव आ गया, अभी हमने इसका एग्जांपल भी लिया था आपके सामने. नेक्स्ट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ये वो होते हैं विच हैव द वैकेंट ऑर्बिटल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जो हमने देखा था जैसे ग्रुप 13 हेलाइड्स हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट या उनके कंपाउंड हो गए, तो आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं. वो आपके क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखे वो आपके कौन हो जाएंगे? वो सारे आपके, वो तो आराम से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके कि एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, फिर आपसे पूछे जाते हैं कि सिलेक्ट द फॉलोइंग एज द इलेक्ट्रोफाइल और द न्यूक्लियोफाइल विद रीजन, और उनका रीजन भी बताएं. तो रीजन आपको यही देना होता है जो उनकी डेफिनेशन होती है. जैसे वाई ओ एच नेगेटिव इज ए न्यूक्लियोफाइल, तो आप कह देंगे बिकॉज इट हैज द नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट हैज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, सो इट कैन इजीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट हैज द मोर एफिनिटी फॉर द पॉजिटिव चार्ज. जो डेफिनेशन की बातें वही लिख देते हैं, वही इसकी रीजनिंग बन जाती है. तो ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछा जा सकता है. तो एग्जाम्पल दिए जाते हैं एग्जाम में और उनको कहा जाता है कि सिलेक्ट देम एज ए न्यूक्लियोफाइल और द इलेक्ट्रोफाइल, या सिंपल क्वेश्चन आए तो डिफाइन न्यूक्लियोफाइल और द इलेक्ट्रोफाइल विद एन एग्जाम्पल. इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को बताएं और एग्जाम्पल के साथ आप उन चीजों को बताएं. तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है. तो यहाँ तक ये डिफरेंट आपके टॉपिक्स थे. तो इनके अंदर से बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन टिपिकल बड़े होते हैं. ज्यादा दिक्कत जो आपको आती है वो किन में आती है? जो न्यूट्रल वालों में. जैसे वाटर लिख दिया तो उसमें आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि H2O क्या है, वो आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है. तो उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना होता है. उन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो सेंट्रल एटम है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है. वो ग्रुप नंबर आपके पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर मान लीजिए 15 में है तो नाइट्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, तो उनके पास एक लोन पेयर होता है तो न्यूक्लियोफाइल होंगे. अगर 16 में आ जाए तो H2O ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, H2S सल्फर के ऊपर लोन पेयर है, तो वो आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे. ग्रुप नंबर 13 के आ जाए या डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाए, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, या डी ब्लॉक वालों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है. तो इसलिए दे कैन इजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर. तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, इलेक्ट्रोफाइल. The species which can accept the electron pair are called the electrophile, and which can donate the electron pair are called the nucleophile. और न्यूक्लियोफाइल को ही आप लेविस बेस कहते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को आप लेविस एसिड कहते हैं. तो इस टाइप से आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच डिफरेंस. देखो, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी होती है उसको कब हम बेस कहें और कब हम उसको न्यूक्लियोफाइल कहें. तो कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसी रिएक्शन के दौरान अगर अपने नेगेटिव चार्ज को, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किसको करे? H को, तो आप उसे कहते हैं बेस. जैसे आप यहाँ पे देखें, ये बेस है कोई, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये एल्काइल हैलाइड लिया, वो कार्बन जिसके ऊपर आपके हेलोजन अटैच है वो आपको नंबर 1 कहेंगे, या उसको आप अल्फा कह सकते हैं. जो सेकंड है उसको नंबर 2 या उसको बीटा कहते हैं. तो जब वो बेस का काम करेगा तो अक्सर जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वो बीटा हाइड्रोजन को डोनेट करता है, बीटा वाले H को डोनेट करता है. वैसे अल्फा वाले को भी कर देता है काफी रिएक्शंस के अंदर, वो हम आगे देख पाएंगे, वो भी हम आपको बता भी देंगे. लेकिन यहाँ पे अल्फा वाले को डोनेट किया तो क्या हुआ, या बीटा वाले को डोनेट किया तो क्या होगा. तो अब जैसे बीटा वाले को डोनेट कर दिया इसने, तो अब क्या हुआ, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे जो कार्बन के पास, यहाँ पे फर्दर डोनेट कर देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा तो मींस एल्कीन बन गई. लेकिन ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी थी ये कार्बन के ऊपर भी तो अटैक कर सकती थी, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या था बोलो? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. देखो यहाँ पे कैसा था बोलो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, Cl पे क्या था? स्लाइट नेगेटिव चार्ज. तो ये जो बेस है, जिसे आपने बेस का H पे ही क्यों किया, कार्बन पे भी कर सकता था. तो इसलिए हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि ये कोई भी जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है कब करेगी वो बेस की तरह काम, कब वो कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि कार्बन के चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस है, एक HH और दूसरी CH3 होता. तो इसने साइड बिल्कुल H के ऊपर ही अटैक क्यों किया? ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज स्पीसी H के ऊपर अटैक आमतौर पे तब करती है व्हेन इट इज बल्कियर इन साइज. तो कोई भी जो बल्कियर इन साइज नेगेटिव चार्ज स्पीसी है वो अक्सर बेस का काम करती है, और जो स्मॉलर साइज की होगी वो न्यूक्लियोफाइल का काम करती है. तो अब ये जो रिएक्शन चली, एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान आप देखें सिर्फ एटम लॉस ही हुए हैं. एक कार्बन के ऊपर से H लॉस हो गया, एक कार्बन के ऊपर से Cl लॉस हो गया. तो ओवरऑल बोलो क्या लॉस हुआ था यहाँ से? ओवरऑल इसमें से लॉस ही लॉस हुआ है, तो HCl लॉस हो गया. तो the reaction in which the loss of the atom takes place either from the same atom,
सेम कार्बन एटम और द फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम, यहाँ पे एडजेसेंट से लॉस हुआ है कार्बन के ऊपर से Cl, और उसके एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से क्या लॉस हुआ है बोलो H। तो आप इसको कहते हैं, ऐसी जो रिएक्शन थी आप आगे पढ़ पाएंगे, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। लेकिन जो दूसरी चीज मैं आपको कह रहा था, देखो वो चीज ये थी, मान लो ऐसा हो जाता, ये कार्बन था, मैंने अभी आपको बताया भी था जब वो आपने बना के दिखाए थे, आपकी क्या बनाए थे, कार्बिन्स। देखो इस टाइप से ये Cl है। अब देखो ये जो बेस जो मैंने बताया, अगर ये अटैक कर दे, देखो जिसे आप बेस कह रहे हैं, अब इसके अंदर तो बीटा है ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, देखो ऐसे H को दे देगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, कार्बन के पास रह गए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, यहाँ से Cl लेके चला गया। क्यों, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन बेस ने जब H को दिए तो H ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, एक खुद का एक कार्बन, जो H वाला इलेक्ट्रॉन भी देखो कार्बन को मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कार्बन को मिल गया, तो इसलिए कार्बन इजिली अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है। तो क्या निकल गया यहाँ पे भी साइड प्रोडक्ट कौन निकला, HCl। H तो पॉजिटिव की फॉर्म में निकला, Cl नेगेटिव की फॉर्म में। और जो स्पीसी बनी यहाँ पे कैसी बनी, देखो कार्बन जो है, कार्बन के ऊपर कितने H बच गए, एक और एक 2 H, देखो 2 बच गए। और जो कार्बन था, ये जो कार्बन था, इस कार्बन के पास जो जो H वाला बॉन्ड था कार्बन और H के बीच में, यहाँ पे ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, दूसरा ऑर्बिटल खाली है जिधर से Cl गया। तो ऐसी कार्बन को हमने पीछे आपको बताया था, इसे आप कहते हैं सिंगलेट कार्बन, हमने निकाल के भी दिखाया था, व्हाइट इज सो कॉल्ड द सिंगलेट नॉट द ट्रिपलेट। तो आपने देखा ये सिंगलेट कार्बन बन जाती है। तो ये कार्बिन्स बनती हैं ऐसे। तो बेस कैसी रिएक्शन करवाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी करवा देता है, या इंटरमीडिएट कार्बिन्स भी बनवा देता है, जैसे भी आपने यहाँ पे देखा। और ये बल्कियर है, देखो स्पीसी से टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन कहते हैं। टर्शरी क्योंकि एक कार्बन के ऊपर देखो 3 कार्बन अटैच है, एक ही कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, तो टर्शरी। टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, ऑक्सीजन है तो ऑक्स हो गया, और आयन है तो ऑक्साइड आयन हो गया, इसलिए इसको कहते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन एक हैवी ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो इट एक्ट एज द बेस। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी व्हिच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनी एटम अदर देन H एटम। H को छोड़ के किसी और को दे दे, कोई और कौन होगा, वो कार्बन ही होगा। अब जैसे ये रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं, जिसमें सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल आया, कहाँ पे करेगी ये नेगेटिव चार्ज स्पीसी अटैक, पॉजिटिव पे। देखो कौन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा, तो किसने अटैक किया बोलो, न्यूक्लियोफाइल ने किया ना। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कहाँ पे किया, क्यों कहा इसको न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव चार्ज स्पीसी को, बिकॉज इट डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द कार्बन एटम नॉट टू द H एटम। तो H को देता तो बेस, H को ना दे तो बोलो कौन है ये, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे आप एल्काइल हैलाइड में देखें यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल इसको क्यों कहेंगे नेगेटिवली चार्ज स्पीसी को, बिकॉज कार्बन R के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, X के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए इसने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिए, R को दिए, एल्काइल ग्रुप है जिसमें कार्बन को दिए। लेकिन ये कब करता है न्यूक्लियोफाइल का काम, व्हेन इट इज स्मॉलर इन साइज, जब ये छोटा होता है, जैसे आपके मिथॉक्साइड आयन हो जाए, कार्बन के यहाँ पे कौन लगा हुआ था बोलो, मिथाइल ग्रुप थे, देखो बल्कि ग्रुप, यहाँ पे कौन लगा दिया हमने, H लगा दिया, देखो ये मिथॉक्साइड आयन बन गया। ये कैसी रिएक्शन करता है, बेस। बेस से आपने देखा था एलिमिनेशन रिएक्शन हुई थी, एलिमिनेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन थी बोलो, एलिमिनेशन, या कार्बिन्स बन जाती है। ये कैसी रिएक्शन करते हैं, देखो यहाँ पे जो बनेगा ये क्या बनेगा, जो R है, R से बोलो कौन अटैच हो गया, यहाँ से R से अटैच हो गया यहाँ पे Nu, न्यूक्लियोफाइल। निकल कौन गया, यहाँ से निकल गया आपका देखो X नेगेटिव। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि एक आपका वीक न्यूक्लियोफाइल X नेगेटिव निकल गया और कौन लग गया, Nu नेगेटिव आ जा लगा, तो दैट कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो कैसी रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा ऊपर वाली रिएक्शन में, कि न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया इस कार्बन के, देखो पहले से 4 बॉन्ड है, 5 हो जाएंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ लेके जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो ये R है, ये C है, ये R है, और यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये Nu देखो अटैच हो गया, ये नया बॉन्ड बना लिया। अब कार, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, देखो O नेगेटिव। अब नेगेटिव के पास कौन आएगा, जो Nu नेगेटिव कौन है, ये कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए OH नेगेटिव था, OH नेगेटिव कहाँ से आया, ये कहीं से भी आ सकता है, KOH के अंदर से, NaOH से, कहाँ जहाँ कहीं से भी आया। मान लीजिए NaH के अंदर से ये आ गया, मान लीजिए हम वैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। तो O नेगेटिव के पास कौन रहा बोलो, O नेगेटिव के पास यहाँ पे आ जाएगा Na पॉजिटिव। तो ये एडिशन रिएक्शन है कि जिसके अंदर जो एडेंडम था NaOH पूरा का पूरा यूज हो गया, पूरा पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा पूरा एड अप हो गया अक्रॉस द डबल बॉन्ड, अक्रॉस द
डबल बॉन्ड ऐड हो गया तो ये एडिशन रिएक्शन इसने यहाँ पे शो कर दी। तो न्यूक्लियोफाइल कैसी रिएक्शन दिखाते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन भी दिखा सकते हैं, एडिशन भी दिखा सकते हैं। बेस कैसी रिएक्शन दिखाता है, बेस आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है, या इसके दौरान आपके सिंगलेट कार्बन्स भी बन जाते हैं। तो ये थे डिफरेंस बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच के। कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कब बेस का काम करेगी और कब वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी। तो इस टाइप से आपने डिफरेंट टर्म्स को पढ़ा, अच्छे से देखा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, फिर बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच आपने डिफरेंस देखा, डिफरेंट एरोज नोटेशन देखी, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिशन देखा, ये देखा कौन सा फिशन कब होता है, उनके दौरान कौन सी स्पीसी बनती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो आगे जाके आपके जो और बड़े क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर ये हेल्पफुल होती हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। थैंक यू।